हमारे लिए निजी हित मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो सिर्फ देश हित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश हित। देखिए, देश हित की पहली स्टोरी शुरू करने से पहले आपके लिए, जी हां, खास आपके लिए एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है। आप इसे गोल्ड न्यूज भी कह सकते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जी न्यूज आपके लिए आज से सोना जीतो कॉन्टेस्ट शुरू कर रहा है, जिसमें आप हर दिन घर बैठे सोने के सिक्के जीत सकते हैं। जी हां, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि सोना जीतो कॉन्टेस्ट सिर्फ देश हित के दर्शकों के लिए है। कैसे आप देश हित शो देखते देखते सोना जीत सकते हैं, अब आप यह जानना चाहते होंगे, तो अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। देखिए, देश हित शो में रात 8 बजे से 9 बजे के बीच हम आपसे रोजाना 2 सवाल पूछेंगे। ये सवाल इस कार्यक्रम के दौरान कभी भी पूछे जा सकते हैं, मैं ही पूछूंगा ये सवाल। अब आपको जवाब कैसे भेजना है यह भी समझ लीजिए। देखिए, 57575 नोट कीजिए नंबर 57575 57575। इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है ZN यानी जी न्यूज का Z, न्यूज का N, ZN। फिर आप स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और फिर अपने शहर का नाम लिखेंगे। शहर का नाम लिखने के बाद फिर स्पेस देंगे और ABCD यानी जो भी आपका जवाब होगा, ऑप्शन A, B, C या D, जो भी ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो सबसे अंत में लिखेंगे। अगर आपका ऑप्शन A है तो आप सबसे अंत में स्पेस देंगे, A लिखिए, B है तो B लिखिए। बस आपको यह ध्यान रखना है कि देश हित में कोई भी खबर आपसे अब छूटने ना पाए, क्योंकि जो सवाल होगा वो इसी कार्यक्रम से जुड़ा होगा, जो खबरें मैं दिखाऊंगा उसी खबर से जुड़ा होगा। यानी देश हित में हम आपको जो खबर आज दिखाएंगे उसी खबर के बीच से कोई सवाल आपसे पूछ लेंगे और लकी विनर का ऐलान अगले दिन यानी कि कल इसी शो में होगा। हर दिन आप में से 2 लोग सोने का सिक्का जीत सकते हैं, बल्कि मेरा विश्वास है कि जीतेंगे ही। चलिए, भैया के लिए मलाई मार के चाय बना जरा। वाह भैया जी, शहर जाकर काफी तरक्की कर ली है। हाँ, क्लर्क से सीधा मैनेजर। भैया जी थोड़ा ट्यूशन हमें भी दे दो। अरे लल्ला, ऐसे थोड़ी मिलता है तरक्की, तो 70 टोटका करना पड़ता है। बाबा का दिया हुआ अंगूठी, 16 सोमवार का व्रत और अमावस की रात को पैदा हुई काली गाय का दूध, तब जाके मिलती है तरक्की। अरे बाप रे भाई, हम तो बस फ्री डिश पर चैनल नंबर 51 लगा लेते हैं। तरक्की मतलब फ्री डिश चैनल नंबर 51। जी न्यूज पर रात 8 बजे देश हित देखिए, सोना जीतिए। देश हित, खबर भी, जानकारी भी, गोल्ड भी। जी न्यूज फ्री डिश पर चैनल नंबर 51। बवाल है बे। तो चलिए अब देश हित में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप इन खबरों को बहुत ध्यान से पैनी नजर लगाकर देखना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सोना जीत सकते हैं आप। देखिए, पिछले 4 चरण की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल हिंसा में टॉप पर रहा है। 2024 की चुनावी शब्दावली में अगर कहें तो बंगाल में जिस तरह वोटिंग टकाटक हो रही है, उसी तरह हिंसा भी वहां खटाखट हो रही है। आज हम आपको बंगाल से 5 वीडियोस खटाखट दिखाना चाहते हैं। पहला वीडियो बंगाल में डोमजूर इलाके में थप्पड़ मारने का है। श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कबीर शंकर बोस के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता को कॉलर पकड़ करके, ये आप तस्वीर देख सकते हैं यहां पर, किस तरीके से कॉलर पकड़ करके ले जाया जा रहा है और इसी बीच दूसरा आदमी उसे थप्पड़ जड़ रहा है। कितनी आसानी से बंगाल में यह सब हो रहा है, ये आप यहां देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं दूसरा वीडियो। ये आपके सामने दूसरा वीडियो है। बंगाल के 7 लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे मतदान के दौरान कैसा खून खराबा हुआ है, कैसे खून बहाया गया। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच की चुनावी जंग लोगों की जान पर बनाई है। कईयों के माथे फूट गए हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये दूसरी ही तस्वीर है, अभी तो 3 तस्वीरें बाकी हैं। यह तीसरा वीडियो है। कई मतदान केंद्रों पर नेताओं की झड़प हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब मारपीट हो जाएगी, अब मारपीट हो जाएगी, ऐसी नौबत आ गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह के साथ टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने लगे। चौथा वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, हुगली जिले के आरामबाग लोकसभा क्षेत्र का है, जहां 2 जिंदा बम मिले हैं। उसे पानी की बाल्टी में रख करके डिफ्यूज किया गया।
और पांचवा वीडियो लाठीचार्ज का है। क्या करेंगे सुरक्षा बल के जवान जब मतदान के बीच लोग शांति भंग करने की कोशिश करने लगे, हंगामा करने लगे। नियम तोड़ते हैं लोग तो सुरक्षा कर्मियों को मजबूरन लाठीचार्ज करना ही पड़ता है। पांचवें चरण में बंगाल की 7 सीटों पर मतदान हुआ और ऐसी कोई भी सीट नहीं थी जहां से तनाव की खबर ना आई हो। श्री रामपुर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ा। आरामबाग में टीएमसी नेताओं पर हमला हो गया, आरोप बीजेपी पर लगे। बैरकपुर में भी दोनों दलों के कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई। हावड़ा की बात करें तो हावड़ा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मारपीट की घटना सामने आई है। हुगली में 2 जिंदा बम मिले, हमने आपको वीडियो दिखाया। बनगांव में मतदाताओं से ही मारपीट हो गई और उलुबेरिया में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। देश की 49 सीटों पर आज मतदान हुआ, हर जगह शांति रही, लेकिन बंगाल की 7 सीटों पर हिंसा और हंगामे का दौर जारी रहा। किन किन सीटों की तस्वीरें देखेंगे आप? एक बीजेपी कार्यकर्ता को कॉलर पकड़कर ले जाया जा रहा है, उसे थप्पड़ मारा जा रहा है। श्री राम नगर लोकसभा क्षेत्र के डोमजूर का ये वीडियो वहीं तक है जहां तक रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद भी पिटाई जारी रही, लेकिन कैमरे में वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये सब हुआ बीजेपी उम्मीदवार कबीर शंकर बोस के सामने। अब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के लोकसभा क्षेत्र हुगली का वीडियो देखिए। एक मतदान केंद्र पर लॉकेट चटर्जी और टीएमसी नेताओं में नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसी नोकझोंक की एक दूसरे को चोर चोर कहकर चिढ़ाने लगे। लॉकेट चटर्जी टीएमसी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगा रही थी। बूथ पर मौजूद एक पोलिंग एजेंट को उन्होंने टीएमसी का एजेंट कह दिया। इसी पर बात बढ़ गई। बाद में उस एजेंट को तो बूथ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन बवाल बढ़ गया। नाम बोलो, ওইদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও। কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে বলো, বলো তোমার ভিডিও, তোমার নাম বলো। আমার নাম কেন বলছো? বলো নাম বলো। কেন? ওয়াই ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ওয়াই ভোটার আইডি, ওয়াই কি বাংলায় কথা বলো। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড। এটা এজেন্ট না, এটা চোর, চোর এজেন্ট এসেছে। এটা চোর, তৃণমূলের চোর এজেন্ট এরা। लॉकेट चटर्जी की तरह बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी टीएमसी समर्थकों से भिड़ गए। बैरकपुर से चुनाव लड़ रहे अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। जवाब में टीएमसी ने वही आरोप उन पर लगा दिया। मामला बढ़ गया। বনি বনি বলে তৃণমূলের ক্রিমিনাল আছে, আপনাকে হুমকি দিচ্ছে, আমাকে হুমকি দিয়েছে। তৃণমূলের ক্রিমিনাল আছে। কি করছিল? একটা মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে হসপিটাল পাঠিয়ে দিয়েছে। इसी तरह बंगाल के कल्याणी विधानसभा में बीजेपी के नेताओं को सड़क पर गिराकर पीटा गया। पिटाई के बाद का वीडियो हमारे पास है, जिसमें बीजेपी का एक नेता सड़क पर बैठा दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोक रहे थे। विरोध करने पर उन्हें और उनके साथ कई लोगों को पीटा। ये आरामबाग की तस्वीर है, लेकिन यहाँ आरोपी टीएमसी नहीं, बीजेपी वाले हैं। जिन 2 लोगों के माथे पर पट्टी बंधी है, ये टीएमसी समर्थक हैं। इनका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन्हें मारा। हावड़ा के लिलुआ भारतीय स्कूल में बूथ नंबर 176 पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर ही हमला हो गया और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी रथिन चक्रवर्ती और टीएमसी नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। बाद में सेंट्रल फोर्स को आना पड़ा, तब जाकर विवाद थमा। हर चुनाव में, हर चरण में बंगाल की वोटिंग पर यहाँ की हिंसा हावी हो जाती है और ये ट्रेंड बंगाल के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब देखिए, आज 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ है और ऐसे में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश में 56% मतदान हुआ है। कहां कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बहुत ध्यान से इस खबर को देखिएगा, क्योंकि ये खबर भी आपको सोना जितवा सकती है। उत्तर प्रदेश में 56% मतदान हुआ है। कहां कितना मतदान हुआ? बिहार में 52% मतदान हुआ है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों का हिसाब किताब। जम्मू कश्मीर में 54% मतदान हुआ है और ये एक बहुत बड़ा फिगर है। धारा 370 खत्म होने के बाद वहां पर पहली बार ये चुनाव हुआ लोकसभा। और झारखंड में 62% मतदान का आंकड़ा आपके सामने है। झारखंड में 62% मतदान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ है उसका आंकड़ा आना अभी बाकी। ओडिशा में 61% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 49% वोटिंग हुई है। लद्दाख में आप देखिए 67% मतदान हुआ है। तो ये आपने देखा। अब आपको जलपाईगुड़ी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आपको ये समझने को मिलेगा कि किस तरीके से वहां मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और पूरे के पूरे चुनावी माहौल को किस तरीके का रूप देने की वहां कोशिश की गई। धूपगुड़ी की तस्वीरें हैं, जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से वहां तनाव फैलाने की कोशिश की गई। हिंदू देवदेवी मंदिर भांगचुर हलो, देवदेवी भांगचुर हलो। हिंदू समाज সেখানে কোনো রাজনৈতিক ভাবে নয়, হিন্দু সমাজ তার প্রতিবাদ করলেন। সেখানে প্রতিবাদ হলো কোনো যদি অপ্রীত ঘটনা ঘটে থাকে সেটা দুঃখজনক, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে বিজেপির কর্মী কার্যকর্তাদেরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করলেন। পুলিশ প্রশাসন, তৃণমূল কংগ্রেস এটা সুপরিকল্পিতভাবে এই কাজটা করলেন। Simple and talk with the local people and Mandir committee. I'm assured them that police will ensure the legal action and arrest the culprit in shortest of the time. मतदान का क्या हाल रहा यह आपने देख लिया। अब बताते हैं आपको कि मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने ममता बनर्जी पर हिंदू संतों को धमकाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक दिन पहले ही रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ के आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी के निशाने पर रामकृष्ण मिशन आखिर क्यों है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। जिस रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, उनसे जुड़े संतों को बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। सोचकर देखिए बंगाल कहां जा रहा है। वैसे ममता को उनके आरोप के लिए मठ की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है। अब आपको इससे जुड़ी पूरी कहानी हम बता देते हैं। आसनसोल की रैली में कल ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े कुछ संत बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। व्हाट्सएप की मदद से लोगों तक बीजेपी के समर्थन में संदेश भेजे जा रहे हैं। ममता के आरोप के बाद रामकृष्ण मिशन की ओर से जवाब आया। मिशन की ओर से बताया गया कि उसका काम किसी दल के लिए वोट मांगना नहीं है और ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं किया। वहीं भारत सेवाश्रम संघ ने लीगल नोटिस भेजते हुए कहा कि अपने गलत बयान के लिए ममता बनर्जी को 48 घंटे के भीतर माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बड़े ध्यान से आप देशहित देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब आपके लिए सोना जीतने वाला सवाल आ गया है। जी न्यूज देखो और सोना जीतो कॉन्टेस्ट में आपसे पहला सवाल यह है कि 5वें चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई। आपके ऑप्शन में बता देता हूं। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अब जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से आप अपना जवाब भेजेंगे। जवाब भेजने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए स्क्रीन पर भी आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 5वें चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई, यह है पहले सिक्के के लिए पहला सवाल। चलिए, मुझे आपके जवाबों का इंतजार है। देश हित में बात अब कर लेते हैं कश्मीर की, जहां 2 दिन पहले ही आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज कश्मीर के लोगों ने आतंकवादियों को करारा जवाब देते हुए बम्पर वोटिंग की है। पिछले 5 सालों में खासकर धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के लोगों ने खुद ही आतंकवाद को आईना दिखाने का काम अपने हाथ में ले लिया है। यहां तक कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के गांव में भी हर कोई पोलिंग बूथ तक सुबह सुबह पहुंचा। बारामूला में आतंकवादियों को करारा जवाब देते हुए यहां 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। आपको बता दें कि आतंकी सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में छिपा बैठा है, जहां कश्मीर के लोग हर बार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है, इसीलिए कहा गया है कि चुनाव लोकतंत्र का फायदा ये अगर गांव में कोई डिमांड होती है किस चीज़ की तो फिर वो सर देते वो। हम वो डालते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या तरक्की के लिए या बदलाव के लिए हम वो डालते हैं सर। आतंकी सैयद सलाउद्दीन कभी चुनाव मैदान में भी उतरा था। 1987 में चुनाव हारा और आतंकवाद के रास्ते पर निकल पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट पर सुबह से ही बम्पर वोटिंग शुरू हो गई। आपको बता दें कि बारामूला निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी कश्मीर के 3 जिले बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा की 18 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जेल में बंद इंजीनियर राशिद सहित 14 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके परिवार वाले भी वोट की ताकत अच्छे से समझ चुके हैं। पहला वोट था जिंदगी का। हमने बहुत सारी जो है जगहों का दौरा किया, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन देखे और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह मुझे लगता है पॉजिटिव ही होगा। लश्कर आतंकी के भाई ने भी आज वोट की ताकत को मान लिया है। वो चाहता है कि उसका भाई उमर लोन आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। अपील करना पन्निस भाईस ब्रदरस उमरस तो अगर सिलेंडर करे तो गया। अब हर कोई कश्मीर के विकास में योगदान देने के लिए उत्साहित दिख रहा है। शायद हुकूमत हिंदुस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है या हो चुका है कि इलेक्शन में धांधलियां होने की वजह से यहाँ का नौजवान तबका जो है वो उसने उसका बहुत ज़्यादा नोटिस लिया। शायद आइंदा भी अगर ये अमल यहाँ दोहराया जाए तो हालात ठीक नहीं होंगे, इसलिए जमहूरी अमल जो है इस पे लोगों का जो वोट है उसकी कदर की जाए। खास बात यह कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार बड़ा चुनाव हो रहा है। बाकी जगहों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, अच्छी बात है। में थोड़ा कम, कुछ जगहों में ज्यादा, लेकिन इलेक्शन में रहता ही ऐसा है। ये कहाँ पे लिखा है कि हर इलाके को बराबर का इसमें हिस्सा लेना होगा। पहली बार मतदान करने वाले युवा भी कश्मीर में अपने वोट की ताकत दिखा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैंने एक डेमोक्रेसी में अपना योगदान दिया। उधमपुर में कश्मीरी विस्थापितों के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कश्मीर के लोग जो है मतदान करके ये जाहिर कर रहे हैं कि लोकतंत्र में उनका भरोसा जो है वो लौट रहा है। इस बार कश्मीर की खूबसूरत वादियों के अलावा यहाँ के वोटरों के चेहरों की खुशी बता रही है
कि यहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। बारामूला से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे कश्मीर की जनता 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और देश के दुश्मनों को अपने वोट की ताकत दिखा रही है। देखिए, आप कुछ आंकड़े अब देख रहे हैं। 2019 में शोपियां में केवल 4% मतदान हुआ था। कितना? 4%। लेकिन अब 2024 में बम्पर वोटिंग हुई है, यहां 48% वोट पड़े हैं, यानी 4 के आगे 8 लग गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसी तरह आतंकवाद ग्रस्त रहे पुलवामा में 2019 में केवल 2% मतदान हुआ था। कितना? 2%। अब की बार 2024 में यहां 39% मतदान हुआ है, 39% वोट पड़े हैं। बारामूला में जहां आज वोटिंग हुई, पिछली बार केवल 36% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यहां पर 49% मतदान हुआ, 59% माफ कीजिएगा मतदान हुआ है। 59% मतदान बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ऐसी जगह, जो जगह आतंकवाद से ग्रस्त रही हो, जहां पर लोग घरों से मतदान करने न निकलते हो, अगर वहां 59% मतदान हुआ है, 59% मतदान हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जबकि अनंतनाग में 2019 में केवल 9% वोट पड़े थे और यहां इस बार 25 मई को चुनाव में जनता आतंकवाद को फिर आईना दिखाएगी, क्योंकि अब तक का वोट प्रतिशत यही बताता है। चलिए, अब आपके लिए संसद की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दे देते हैं। आज से नई संसद सीआईएसएफ के हवाले है। संसद की सुरक्षा में आज से सीआईएसएफ के जवान तैनात हो चुके हैं। सीआईएसएफ के 3,300 से ज्यादा जवान नई संसद की अब हिफाजत करेंगे। पहले सीआरपीएफ के जिम्मे संसद की सुरक्षा थी, लेकिन 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक के बाद सीआरपीएफ को हटा दिया गया और अब सीआईएसएफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, इस वक्त रात के 8:30 बजने वाले हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि दिन में जितना तापमान आप झेल कर आए हैं, करीब उतना ही तापमान, उतनी ही गर्मी आप इस वक्त भी महसूस कर रहे होंगे। घरों में आप एसी, कूलर 24 घंटे चलाने को मजबूर होंगे, क्योंकि दिल्ली की गर्मी रेगिस्तान वाली गर्मी से भी ज्यादा झुलसा रही है। बहुत भयानक गर्मी है। आपको बता दें कि अगले 5 दिन तक यह भयानक गर्मी कम होने वाली नहीं है। दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम जलते अंगारों जैसा हो चुका है। तापमान 50 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है गर्मी का। यहां हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिससे देखकर आप समझ सकते हैं कि घर से बाहर निकलकर कैसे गर्मी आपको झुलसा रही है। कब तक रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म रहेगी दिल्ली, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये गर्मी से झुलसती दिल्ली है। यहां इस बार गर्मी किसी रेगिस्तानी इलाके से ज्यादा तपा रही है। लोगों को एक एक दिन निकालना भारी पड़ रहा है। द्वारका के आसपास के लोग राजस्थान जैसी चुभती गर्मी का एहसास कर रहे हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी में बहुत बुरा है। लोग सोचने में आ गए हैं कि इससे ज्यादा गर्मी होगी तो करेंगे क्या। मैं तो कल हमने एक कैंपेनिंग में बाहर गए थे और अभी तक मेरा सर पक रहा है। कूलर काम नहीं कर रहे, पंख, एसी का भी, जैसे एसी भी हम चला रहे हैं तो कोई कूलिंग नहीं कर रहा है। दिल्ली का तापमान बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की ओर से 19 मई को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के नजफगढ़ में 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पीतमपुरा में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि जयपुर में 45.9, राजस्थान के कोटा में 46.2, चूरू में 45.6 और श्रीगंगानगर में तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस था। पिछले कुछ दिनों से गर्मी में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि तापमान के मामले में दिल्ली ने रेगिस्तान को ही पीछे छोड़ दिया है। खुद मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि प्रचंड गर्मी असहनीय हो रही है। अभी आने वाले 5 दिनों में कोई राहत नहीं है। उसके बाद भी अभी कोई ऐसा जनरली क्या होता है कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो राहत मिलती है। आपको बता दें कि आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 22 और 23 मई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
IMD ने आने वाले पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया है। बेहद ज्यादा गर्मी है। मौसम विभाग साफ तौर पे कह चुका है कि 7 दिन का ये वो स्पेल है हीट वेव का, जो लगातार अब परेशान करेगा। और बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे कमजोर लोगों को लू गर्मी से बचने की सलाह दी गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने को मजबूर कर दिया है। अपने आप को इस गर्मी के दिनों में ओवर एक्सर्ट न करें, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें। जो लोग कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, जो जैसे किडनी की बीमारी है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्पेशली जो डायबिटिक ले रहे हैं, ऐसे लोगों को खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हीट वेव की ऐसी स्थिति अगले 4 से 5 दिन बनी रह सकती है। वैसे राजस्थान के बीकानेर में भी हालात पसीने छुड़ा देने वाले हैं। यहाँ पानी की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जबकि राजस्थान का किसान एक बार फिर गर्मी का सितम झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जिसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ सकता है। ईरान भारत का मित्र देश है। दोनों देशों के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध भी हैं, लेकिन आज सुबह वहां से एक बहुत बुरी खबर आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। उनके साथ जा रहे ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग हादसे में मारे गए। आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़े 3 अहम वीडियोज हम दिखाते हैं। वीडियो नंबर 1, जिसमें आप देखेंगे ये उस पहाड़ी का वीडियो है जहां रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबे में नीले रंग के हेलीकॉप्टर के अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी पर घने जंगल में विमान क्रैश हुआ था। विमान हादसे के पीछे मौसम और घने कोहरे को जिम्मेदार अभी तक बताया गया है। विमान के मलबे की खोज तुर्की के ड्रोन ने की है। अब आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। विमान का पता चलने के बाद रेस्क्यू टीम हादसे वाली जगह पहुंची और फिर वहां मलबे से शवों को निकाला गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शव बुरी तरह से झुलस चुके थे, जल चुके थे। रेस्क्यू टीम ताबूत में शवों को लेकर जा रही थी, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का भी शव मौजूद था। तीसरी तस्वीर, विमान लापता होने के करीब 12 घंटे के बाद ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर रईसी की मौत की घोषणा की गई। इसके बाद ईरान में शोक की लहर फैल गई। सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। ईरान में मातम पसर गया। वहां महिलाओं और पुरुषों की आंखों में आंसू थे। अभी तक इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे मौसम को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन कई सवाल अब भी अधूरे हैं। सोशल मीडिया पर आज दिन भर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ट्रेंड कर रहा था। आखिर क्या है रईसी की मौत और मोसाद का कनेक्शन? आपको यह स्पेशल रिपोर्ट बताने जा रही है। इजराइल ने ईरान से बदला लिया। रईसी की मौत के पीछे मोसाद है। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब मोसाद पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में गिना जाता है। मोसाद अपने दुश्मन को ढूंढकर मारने के लिए जानी जाती है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान ने अब तक मोसाद का नाम नहीं लिया है, फिर भी मोसाद का कनेक्शन हेलीकॉप्टर क्रैश से जोड़ा जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर हैशटैग मोसाद ट्रेंड कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें मोसाद का नाम लिखा है और नीचे हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर पर कैप्शन लिखा है, ये कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक एक्स यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, इस ऑपरेशन के पीछे नेतन्याहू हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा है, कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। इजराइल अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इजराइल ने यह किया है। सोशल मीडिया पर लोग मोसाद और इजराइल का नाम इब्राहिम रईसी की मौत से क्यों जोड़ रहे हैं? उसके पीछे वजह यह है कि जिस अजरबैजान से लौटते वक्त इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो अजरबैजान ईरान के साथ साथ इजराइल का भी करीबी है। इजराइल ने अजरबैजान को किलर ड्रोन के साथ बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर 2 साल पहले अजरबैजान ने अपने दुश्मन आर्मेनिया को नागर्नो कराबाख में हराया था। अजरबैजान ने भी गाजा युद्ध के दौरान इजराइल की मदद की थी।
इसी वजह से सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि अजरबैजान में कहीं मोसाद ने किसी खुफिया ऑपरेशन को तो अंजाम नहीं दिया। इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों के बाद इजराइल सामने आया और रईसी की मौत के पीछे मोसाद या इजराइल का हाथ होने से इनकार कर दिया। एक इजरायली अधिकारी ने यरूशलेम पोस्ट को बताया कि इस हादसे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है। साल 2023 में ये दुश्मनी तब और ज्यादा बढ़ गई जब पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला हमास के आतंकियों ने किया था, जिसे ईरान समर्थन देता है, हथियार और पैसे देता है। तो अभी रिलेशनशिप चले हुए हैं इस लड़ाई के कारण जो कि हो रही है इजराइल हमास की, तो इसमें यह देखा जा रहा है कि ईरान जो है वही है पीछे हिजबुल्ला, हमास और बेसिकली होती रेबल पे। तो जो रिलेशनशिप है ईरान और इजराइल के वो काफ़ी ख़राब है। तो इसमें जो पहली सुई या उंगली उठेगी तो वो उठेगी एक प्रकार मोसाद की तरफ, इजराइल की तरफ। अप्रैल महीने में ही इजराइल ने ईरान के एक बड़े आर्मी जनरल को सीरिया में मिसाइल हमले में मार दिया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें गिराई थी। तब लग रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन अमेरिका और मुस्लिम देशों की वजह से मामला शांत हो गया। अब ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। मौत की टाइमिंग और लोकेशन के कारण शक की सुई मोसाद और इजराइल की ओर घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर से अजरबैजान से लौट रहे थे, ईरान लौट रहे थे, उस हेलीकॉप्टर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उस हेलीकॉप्टर का नाम बेल 212 था। जी हां, यह हेलीकॉप्टर 55 साल पुराना था। अब जरा सोचिए कि एक राष्ट्रपति के लिए इतना पुराना विमान, हालांकि उसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए थे, लेकिन था तो वो पुराना ही। इसकी पैसेंजर क्षमता पायलट को मिलाकर के 15 लोगों की थी। औसत स्पीड कितनी थी? 190 किलोमीटर प्रति घंटा। बेल 212 मेड इन अमेरिका था। ईरान ने आखिरी बार अमेरिका से साल 1979 में इसे खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने उसे ईरान को नहीं बेचा। बीते कुछ सालों में बेल हेलीकॉप्टर कई बार हादसे का शिकार हो चुका था। 2018 की बात करें तो ईरान की एक प्राइवेट एयरलाइंस के पास में एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हुई थी। 2023 में भी यूएई में बेल 212 क्रैश हुआ था। अब तो तुर्की की तरफ से बयान भी आया है कि हेलीकॉप्टर का सिग्नल सिस्टम या तो बंद था या उसमें सिग्नल सिस्टम था ही नहीं। ईरान की भले ही इजराइल से दुश्मनी हो, लेकिन भारत से ईरान के संबंध दोस्ती वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत से ईरान के संबंध मजबूत हुए हैं। वहीं अब सवाल उठने लगा है कि भारत और ईरान के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं, जब वो अजरबैजान में बांध का उद्घाटन करने पहुंचे थे। रविवार को इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जब अजरबैजान से उड़ा तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह हेलीकॉप्टर रईसी की मौत की वजह बनेगा। रविवार को अजरबैजान की सीमा पार करके जैसे ही विमान ईरान के तबरेज इलाके में पहुंचा, कोहरे और मौसम की वजह से घने जंगलों वाली पहाड़ियों में क्रैश हो गया। रईसी के निधन के बाद दिल्ली में ईरान के दूतावास पर लगे झंडे को आधा झुका दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रईसी के निधन पर शोक जताया है। इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और झटका लगा है। रईसी का भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। रईसी के रहते हुए भारत और ईरान के बीच संबंध पहले की तुलना में मजबूत हुए थे। इसका एक उदाहरण पिछले हफ्ते ही दिखा। पिछले हफ्ते ही ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का मैनेजमेंट भारत के हाथों में सौंपा है। ईरान जाकर भारत ने इस समझौते पर दस्तखत किए। अब ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन भारत करेगा, वो भी अगले 10 सालों के लिए। ये मुमकिन हो सका है इब्राहिम रईसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की वजह से। 10 दिन पहले भारत और ईरान की दोस्ती का एक और उदाहरण दिखा,
जब ईरान ने 6 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया। दरअसल ईरान ने इजराइल के एक कार्गो शिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जब्त किया था। उसमें 17 भारतीय नाविक थे। उनमें से 6 भारतीयों को ईरान ने भारत के कहने पर छोड़ दिया था। ईरानी राष्ट्रपति की मौत की वजह बना उनका हेलीकॉप्टर। इससे पहले भी दूसरे देशों में अहम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर उड़न ताबूत बन चुका है। अप्रैल 2024 केन्या, यहां सेना प्रमुख समेत 9 की मौत हो गई। वजह था हेलीकॉप्टर क्रैश। जनवरी 2023 यूक्रेन, यहां यूक्रेन के मंत्री अधिकारियों की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। 8 दिसंबर 2021 भारत के लिए यह दिन बेहद बुरा था। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 सैन्य अफसर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। जनवरी 2020 में ताइवान के आर्मी चीफ समेत 13 की मौत हुई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश इसकी वजह बना था। इनमें से ज्यादातर हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह मौसम थी और कुछ में हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत क्रैश की वजह थी। चलिए, आज से आपके लिए सोना जीतने का मौका जी न्यूज आपको देशहित में दे रहा है। अब सोना जीतने वाला सवाल जो हमने आपसे पूछा था एक बार फिर दोहरा देते हैं। पहला सवाल यह था कि आज 5वें चरण के मतदान में सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई है। ऑप्शन थे ए बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी जम्मू कश्मीर। आपका जो भी ऑप्शन है आपको हमें बताए गए तरीके से भेजना है। और दूसरा सवाल था कि संसद की सुरक्षा अब किसके जिम्मे है। ए दिल्ली पुलिस, बी सीआरपीएफ और सी सीआईएसएफ या फिर डी आईटीबीपी। तरीका एक बार फिर बता दूं, आपको 57575 पर एसएमएस करना है। ZN लिखना है, Z माने जी, N माने न्यूज, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर अपने शहर का नाम लिखना है, फिर स्पेस देना है और सही ऑप्शन जो भी आपकी नजर में हो वो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी ऑप्शन आप चुनते हैं वो भेज दीजिए। दो लकी विनर्स के जवाब कल के देश हित में मैं खुद बताऊंगा और कल के लिए सवाल भी कल के देश हित में मैं लेकर आऊंगा। देश हित में आज के लिए इतना ही। कल फिर जुड़िएगा देश हित में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।